नमस्ते बच्चों। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। बच्चों, इस चैप्टर का नाम आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू द बेसिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप, mainly focused on the spread of nationalism in the mind of ordinary people. So, first of all, we will start from the basic things, or you can say the structure of the society of the Europe. In previous class, we have studied about the French society, how the society was divided into three categories: first estate, second estate, and third estate. And what were the roles, what were the obligations, what were the privileges given to each of the estates. And if we see the social structure, the you can say 17th, 16th, 17th and 18th century Europe, normally we will find that the structure of the society was based on exploitative view, or you can say the nature of the ruling class, or you can say the nature of the aristocrats was oppressive in all manners. जब हम फ्रांस के समाज को देखते हैं बच्चों, जो 16वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो फ्रेंच समाज था, किस तरह से वो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, किस तरह से वो बटा हुआ था 3 एस्टेट्स में, और साफ साफ समझ में आता था कि शोषण, भेदभाव, अत्याचार, समाज का आधार यही था। जो बहुसंख्यक थे, यानी जो जिनकी संख्या ज़्यादा थी, वो गरीब होते थे, काफ़ी हद तक भूमिहीन होते थे, सताए जाते थे, दबाए जाते थे। इसके अलावा जितने टैक्सेस हैं, कर जो राजस्व होता है, जो सरकार वसूलती है, राजा वसूलता था, वो भी बेचारे उन्हीं लोगों को देना पड़ता था। इस तरह का कुछ था, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में जो क्लास 10th का ये जो चैप्टर है हमारा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये उसी से हम आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर 1 क्लास 9th में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, समझ लो उसी का एक्सटेंसन है, यानी उसी चैप्टर को अब हम, अभी तक तो हम सिर्फ फ्रांस तक सीमित थे, वी वर लिमिटेड टू द फ्रांस, बट नाउ इन दिस चैप्टर we will approach to the various countries of Europe, neighboring countries of France, Eastern Europe, Western Europe and Central Europe, whatever it be, and we will just go through about the social structure and
Also, we will study how the feeling of nationalism ignited in the minds of the people of Europe, how the princely estates, small princely estates, combined together, constituted together, and make nation states. हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे जो रियासतें थीं यूरोप में, किस तरह से वो रियासतें आपस में मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, समाज के बारे में भी, वहाँ के समाज के बारे में भी पढ़ेंगे, और किस तरह से लोगों के मन में जिज्ञासा आई, जागरूकता आई, कल्पना हुई, और उस कल्पना को उन्होंने मूर्त रूप कैसे दिया, कैसे जो शोषणात्मक समाज था, शोषण करने वाला जो समाज था, उन लोगों को दरकिनार करके गणतंत्र, लोकतंत्र जैसे शब्द यूरोप के विभिन्न देशों में आए। और फाइनली हम ये भी पढ़ेंगे कि जब राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म अपने पीक पे चला गया, अपने जेनिथ पे चला गया, अपने ऊंचाई पे चला गया, तो किस तरह से वो उग्र हो गया, है ना, बहुत ही एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया। और उस एग्रेशन के कारण किस तरह से यूरोप में, यूरोप के देशों के बीच में किस तरह से युद्ध हुए, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत करते हैं। ये एक पिक्चर, पोर्ट्रेट कह लो, पिक्चर कह लो, जो कि फ्रेडरिक सोरियू नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी। और उसने इस पिक्चर में अपने मन की सारी बातों को दर्शा दिया कि वो यूरोप के बारे में क्या जानता है, यूरोप के प्रति उसकी चाह क्या है, डिज़ायर क्या है उसका, और वो यूरोप को किस नज़रिए से देखता है। देखो, अब बच्चों, इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फ्रेडरिक सोरियू नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है, और उसने ये इमेज ये जो पिक्चर बनाई, ये एक चित्र बनाया, उस चित्र के तहत उसने अपने एक सपने को साकार किया। उसका स्वप्न था, उसका एक सपना था, उसकी एक इच्छा थी कि जो पूरा यूरोप अलग अलग राजाओं की रियासतों में बटा हुआ है, ऐसा ख़त्म हो जाए, ऐसा समाप्त हो जाए, और यूरोप के लोग अपनी भाषा के आधार पे, अपनी परंपराओं के आधार पे, या अपने इतिहास के आधार पर विभिन्न रियासतें आपस में जुड़ जाएं, वहाँ के लोग जुड़ जाएं, और अपना अपना एक अलग राष्ट्र बनाएं, एक देश बनाएं, जहाँ राजा का शासन ना हो, आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो, जहाँ समानता हो, बराबरी हो, सबको अधिकार मिले बराबर का, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। इस तरह का उसने एक कल्पना की, और उस कल्पना को उसने अपने रंगों से, अपने कलाकारी से एक पिक्चर के रूप में, एक चित्र के रूप में चित्रित किया उसने, है ना।
और किस तरह से झंडे उसने, देखो आप देख लो, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के हाथ में झंडे हैं और वो मार्च करते हुए उस मूर्ति के सामने से मार्च करते हुए गुजर रहे हैं और वो झंडे से दिखा रहा है, ठीक है, कि अलग अलग राष्ट्रों के ये झंडे हैं। यूरोप के जो लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्रों में विभक्त हैं, जहाँ राजा की सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो कूड़े कबाड़े की तरफ फेंकी हुई है। तो तुम इमेज में देख रहे हो कि बहुत सारा कूड़ा कचरा टाइप का भी ग्राउंड पे फैला हुआ है ना। तो वो कूड़ा कचरा नहीं है, वो दिखाया गया है कि जो राजा या राजा की सत्ता से जुड़ी चीज़ें किस तरह से वो तोड़ करके नष्ट करके बिखेर दी गई हैं। यानी अब राजतंत्र की कोई यूरोप में कोई जगह नहीं है, अब जनता जागरूक हो गई है, ठीक है। और किस तरह से जो लोग हैं, है ना, वो अपने अपने झंडे, अपने अपने देश के, अपने अपने राष्ट्र के झंडे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आसमान में आप देखो कि ऊपर आकाश जैसा बनाया हुआ है, जीसस क्राइस्ट बनाए हुए हैं, बहुत सारे एंजल्स बनाए हुए हैं जो अच्छी आत्माएं होती हैं, देवदूत लोग हैं, वो भी देख रहे हैं, खुशी से देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे बच्चे या जो लोग हैं, ठीक है, वो एक अच्छे राष्ट्रों का निर्माण करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी खुश हैं, है ना। मतलब ये उसने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर अलग अलग राष्ट्र बनेंगे और जनतंत्र और लोकतंत्र जैसी चीज़ें आएंगी जहाँ सब बराबर होंगे, तो ईश्वर और ईश्वर के जो दूत हैं वो भी खुश हो जाएंगे। या ये कह लो कि ईश्वर की भी यही मर्जी है कि यूरोप रियासतों से हटकर अलग अलग राष्ट्रों के रूप में विकसित हो, ठीक है। अब इसमें एक दो वर्ड आए हैं, एक दो शब्द आए हैं। जैसे एक शब्द है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जो राजा के द्वारा या किसी तानाशाह के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें विरोध करने का अधिकार नहीं होता किसी को भी, जो केंद्रीकृत होती है, जिस शासन में सेना का वर्चस्व होता है, मिलिट्री का, आर्मी का। यानी मिलिट्री और आर्मी जो है वो सिविल मामले भी देखती है और उसका प्रभाव शासन पर ज़्यादा होता है। और ये जो व्यवस्था होती है सरकार की, ये शोषणात्मक होती है, दबाने और कुचलने में विश्वास रखती है। यानी नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि राजा का आदेश अगर आता है तो आप बिना किसी इफ़ और बट के आप उसको मानिए। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग, इस सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। और दूसरा जो एक वर्ड है बच्चों, उटोपियन। उटोपियन यानी ये कह लो आप अति आदर्शवादी व्यवस्था। अति आदर्शवादी यानी आदर्श की पराकाष्ठा जो कि सामान्य जीवन में या व्यवहारिक रूप में संभव ही न हो, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम राज्य आ जाएगा, राम राज आ जाएगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं करेगा, सब लोग सच बोलेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, सब खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, सबको भोजन मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा जल्दी। तो ऐसा शासन, ऐसा राज व्यवस्था आ जाएगी। तो बच्चों, व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ये असंभव है। हमारी पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो व्यू है, इस तरह का जो विचार है, उसको हम उटोपियन व्यू बोलते हैं, अति आदर्शात्मक विचार, है ना। तो ये जो हम लोग अगर देखते हैं, यानी ये फ्रेडरिक सोरियू का जो ये चित्र देखते हैं,
तो एक तरह से ये उटोपियन व्यू था, यानी एक ऐसा कि मतलब सब ऐसे हो जाए, सब अच्छे हो जाएं, सब राष्ट्र है ना। तो उस समय इस तरह की कल्पना करना चित्र के द्वारा ये उटोपियन व्यू ही माना गया, ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी जो कि ये असंभव था यूरोप के देशों की, है ना। बच्चों, इसके बाद जो यूरोप के बारे में बताया गया है कि आज जो तुम जो देखते हो, इटली देखते हो, जर्मनी देखते हो, ऑस्ट्रिया देखते हो, हंगरी देखते हो, है ना, ये सारे जो देश आप और बहुत सारे देश देखते हो, ये सब राष्ट्र या देश नहीं थे। ये सब छोटे छोटी रियासतों में, अब जैसे इटली है, इटली नाम का जो देश तुम देखते हो आज के ज़माने में वो इटली नाम का देश नहीं था। अलग अलग 6-7 रियासतों में, जिनमें अलग अलग राजाओं का राज चलता था, बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, अलग अलग वंशों के राजा राज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा यूरोप जो है ना, इसी तरह से बहुत सारी रियासतों में, राजाओं की रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। और फ्रेडरिक सोर्यू ये चाहता था कि जैसे अगर 4 अलग अलग रियासतें हैं और उन चारों रियासतों में रहने वाले लोग जो हैं, मान लो सपोज़ कि सब जर्मन बोलते हैं, और लेकिन उनके जो राजा हैं वो अलग मतलब बोलने वाले, अलग मतलब रीति रिवाज मानने वाले हैं। उनके राजा, कोई उनका राजा फ्रेंच बोलने वाला है, या उनका कोई राजा डच भाषा बोलने वाला है। तो सोर्यू चाहता था कि नहीं, वो चारों रियासतों के लोग उन सब राजाओं को हटाएं और आपस में मिल करके, चूँकि सब इटैलिक भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, तो सब मिल जाएं और आपस में एक जर्मनी नाम का देश बना लें, राष्ट्र बना लें, है ना। मतलब एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो फ्रेडरिक सोर्यू यही चाहता था, और यूरोप की स्थिति भी उस समय ऐसी ही थी, ठीक है बच्चों। आज बहुत सारी बातें हो गई, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक अलग वीडियो में कुछ और चीज़ें इस चैप्टर के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक गुड नाइट।